मोहिनी को अब नौजवान होने का भूत सवार हो जाता है और अब वो किसी भी हालत में 18 वर्ष की होना चाहती थी। हाँ, बलिदान करना होगा, परंतु उसके बदले में आपको बड़ा फल भी मिलेगा। तभी वहाँ पर आसपास लगे पेड़ के पत्तों से अपने आप आसमान पर लिख जाता है, बलिदान। क्या आप अपने पिताजी का बलिदान दे सकती हैं? उदयपुर नाम के एक राज्य में महाराज कलीन का राज हुआ करता था। उनकी 2 पुत्रियां थीं। पहली पुत्री का नाम जया और दूसरी पुत्री का नाम मोहिनी था। इन दोनों बहनों में मोहिनी बड़ी थी और इसलिए कुछ दिनों बाद उन्हें ही राजपाट मिलने वाला था। जहाँ इस बात से मोहिनी के पिताजी तो प्रसन्न थे, पर उनकी माता प्रसन्न नहीं थी। कारण ये था कि मोहिनी जिद्दी, लालची और सदैव अपने मन की करने वाली थी। एक दिन की बात है। दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब हम बाहर जाया करें तो हमें टोका न करो। परंतु वो माँ पूछ रही थी। जो भी हो, अब यहाँ से चली जाओ। मोहिनी गुस्से में महल से चली जाती है और पहुँचती है गांव के एक बड़े मैदान में, जहाँ वो अपनी सहेलियों के साथ घुड़सवारी करने वाली थीं। अरे किशोर, ये क्या कर रहे हो तुम? वो राजकुमारी, मेरा एक मुर्गा जो हाथ नहीं आ रहा है। तो ये बात है। अच्छा तुम हटो, मैं उस मुर्गे को अभी पकड़ती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। परंतु राजकुमारी, कहीं आपको चोट न लग जाए। अरे किशोर, तुमने मुझे इतना कोमल समझ रखा है क्या? अब तो ये आत्मसम्मान का प्रश्न बन गया है। अब मुझे तुम्हारे मुर्गे को पकड़ना ही होगा। राजकुमारी मोहिनी किशोर के मुर्गे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है और बहुत मेहनत करती है। ये बड़ा ढीठ मुर्गा है। इसके पूर्व भी मैंने अनेक मुर्गों को पकड़ रखा है, किंतु मुझे इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? राजकुमारी किशोर से झूठ बोलती है। किशोर, मैं ठीक हूँ। इसके बाद राजकुमारी फिर से कई बार प्रयास करती है, लेकिन वो मुर्गा उनके हाथ लगता ही नहीं। और तो और राजकुमारी भागते समय बड़े जोर से जमीन पर गिर जाती है। आज तो इन सभी के समक्ष मेरा उपहास बन गया। ए मुर्गे, तुझे तो मैं जीवित न छोड़ूंगी। तभी थोड़ी देर बाद किशोर का भाई जग्गू वहाँ आता है और वो उस मुर्गे को पकड़ लेता है। किशोर, मुझे तुम्हारा ये मुर्गा अत्यंत प्रिय लगा। क्या तुम अपना ये मुर्गा मुझे सौंप सकते हो? जी हाँ राजकुमारी, क्यों नहीं, कृपया ले जाइए इसे। राजकुमारी मोहिनी उस मुर्गे को लेकर अपने महल में पहुंचती है। दरअसल उसके मन में इस मुर्गे के लिए अत्यधिक घृणा भर गई थी। वो इस मुर्गे को एक दर्दनाक मृत्यु देना चाह रही थी, लेकिन छोटी राजकुमारी जया को ये बात पता चल जाती है और वो उस मुर्गे को कहीं छुपा लेती है। अरे, वो मुर्गा कहाँ चला गया? मोहिनी बहुत क्रोधित होती है। अच्छा हुआ मुझे सब पता चल गया, अन्यथा दीदी तुम्हारे साथ बहुत क्रूर व्यवहार करने वाली थी। जया उस मुर्गे के लिए अत्यधिक सहानुभूति अनुभव कर रही थी। वहीं इसके कुछ दिन बाद जब राजा कलीन एक बहुत ही विशाल जमीन के बारे में बात कर रहे थे। हम सोच रहे हैं कि वो भूमि हम जया को दे दें। पिताश्री, मेरे विचार में वो भूमि जया के नाम करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि उस क्षेत्र में कितने जंगली जानवर रहते हैं और जया को तो उन जंगली जानवरों से अत्यधिक भय है। वो तो बचपन से ही डरपोक है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो भूमि उसके किसी काम आएगी। इससे अच्छा आप वह भूमि हमारे नाम कर दीजिए और वो भरतनगर की भूमि जया के नाम कर दीजिए। परंतु पुत्री, वो भूमि तो अत्यंत छोटी है। पिताश्री, भले ही वह भूमि छोटी है, परंतु जया को वहाँ सुकून मिलेगा। यदि भविष्य में उसे वहाँ रहने का मन करे तो। ये बात भी सही है। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। राजकुमारी मोहिनी बेहद लालची थी और यहाँ पर भी उन्होंने अपना लालचपन दिखा ही दिया था। अच्छा पिताश्री, अब मैं चलती हूँ, मुझे शिकार पर जाना है। ठीक है। राजकुमारी मोहिनी शिकार के लिए निकल जाती है।
और वहाँ शिकार करते करते उन्हें शाम हो जाती है। आज तो अच्छे से शिकार ही नहीं हो पाया, थोड़ी देर और ठहरना पड़ेगा। तभी उन्हें किसी जानवर की आहट आती है और वो उसी तरफ चल पड़ती है। कहाँ बचकर जाओगे मुझसे? मोहिनी से बचना अत्यंत कठिन है। तभी आगे बढ़ने पर राजकुमारी को एक 45 साल की औरत दिखाई देती है जो कोई काला जादू कर रही थी और अपने जादू से एक बिल्ली को हवा में उड़ा रही थी, जिसे देख राजकुमारी एकदम आश्चर्यचकित हो जाती है। तुम कौन हो और यहाँ ये सब क्या कर रही हो? राजकुमारी मोहिनी, आप यहाँ वो? हाँ, हम। ये सब तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके लिए हम तुम्हें दंड भी दे सकते हैं। नहीं राजकुमारी, ऐसा कुछ मत करिएगा, ये तो हमारा काम है। आप चाहें तो हम आपकी सेवा कर सकते हैं। राजकुमारी मोहिनी जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें तो हमारा कार्य करना ही होगा। अब तुम हमें हमारे लक्ष्य तक पहुँचने में हमारी सहायता करोगी। जी राजकुमारी, आप जैसा आदेश दें। तो बताओ, तुम्हें किस प्रकार का जादू आता है और तुम हमारे लिए क्या क्या कर सकती हो? राजकुमारी, हम जादू के द्वारा आपकी कोई भी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, परंतु हर इच्छा के साथ एक शर्त होगी जो आपको माननी ही होगी, क्योंकि हमने भी इस जादू के चक्कर में बहुत कुछ खोया है। इसलिए राजकुमारी, हमें क्षमा कीजिएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद कलावती राजकुमारी मोहिनी को एक लाल रंग का चमकदार पत्थर दिखाती है और राजकुमारी को बताती है कि उसके लंबी तपस्या के बाद ही उसे ये पत्थर मिला है जो उसके सारे जादू को सफल करता है। तो फिर ठीक है, अब शीघ्रता से बताओ कि मुझे आगे क्या करना होगा। ठीक है राजकुमारी, तो आप परसों संध्या के समय यहाँ पहुँच जाइएगा। हम समस्त विधियों की तैयारी आपके आने के पूर्व ही कर लेंगे। बिल्कुल, हम परसों आएंगे, परंतु ध्यान रखना, हमारे कार्य में कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, अन्यथा तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। जी राजकुमारी, हम जानते हैं। राजकुमारी वहाँ से चली जाती है और परसों का दिन आ जाता है। तब राजकुमारी समय से कलावती के पास पहुँच जाती है। ठीक है राजकुमारी, अब आप मुझे अपनी पहली इच्छा बताइए। कलावती, मेरी प्रथम इच्छा यह है कि राजा महेंद्र सिंह का साम्राज्य मेरे नाम हो जाए, क्योंकि उसने पिछले वर्ष हमारे राज्य से युद्ध के दौरान हमारा सबसे कीमती क्षेत्र अपने अधीन कर लिया था और हम आज तक इस अपमान को भूल नहीं पाए हैं। ठीक है राजकुमारी, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आप उनसे युद्ध करने की तैयारी करें, जीत आपकी ही होगी, वो भी बहुत आसानी से। परंतु क्या? बोलो जल्दी। राजकुमारी, इसके बदले में आपको कोई वस्तु इस पत्थर को सौंपनी होगी, तभी आपकी इच्छा पूरी करेगा। जैसे कि कोई कीमती जमीन या आपका पालतू पशु या फिर कोई मनुष्य। हाँ, बलिदान करना होगा, परंतु उसके बदले में आपको बड़ा फल भी मिलेगा। तो फिर ठीक है, हम जगतपुर गांव के सुंदर सरोवर के पास वाली भूमि को इस पत्थर को समर्पित कर देते हैं। वो भूमि हमें अत्यंत प्रिय है, किंतु हम अपनी इच्छा के लिए उस भूमि का त्याग कर देंगे। ठीक है। मोहिनी जादू करती है और उसके जादू करने के बाद सरोवर वाली भूमि अब बिल्कुल बंजर बन जाती है, जो अब राजकुमारी के किसी भी काम की नहीं थी। ठीक है राजकुमारी, अब आप जाइए और राजा महेंद्र सिंह से जीत होने की खुशी में उत्सव मनाइए। राजकुमारी युद्ध की तैयारी करने लगती है। उसकी माँ उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वो उनकी बिल्कुल नहीं सुनती और महेंद्र सिंह से युद्ध करने के लिए रणभूमि पर पहुंच जाती है। मोहिनी, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अब तक अपनी पुरानी हार को नहीं भुला पाई हो। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा महेंद्र सिंह। मैं आज तक उस हार को भूली नहीं हूँ और उसी हार का प्रतिशोध लेने के लिए ही तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा, तो चलो देख ही लेते हैं कि कौन विजयी होगा। सैनिकों, आक्रमण! आक्रमण! राजा महेंद्र सिंह और राजकुमारी मोहिनी दोनों के सैनिक भिड़ जाते हैं और घमासान युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और तभी थोड़ी ही देर बाद अचानक से राजा महेंद्र सिंह के सैनिकों के सिर में अत्यंत भयानक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। सभी लोग जोर जोर से कराहने लगते हैं
और इसी बात का लाभ उठाकर राजकुमारी मोहिनी के सैनिक राजा महेंद्र सिंह के सैनिकों को क्षण भर में ही पराजित कर देते हैं। ये देखकर मोहिनी बहुत प्रसन्न होती है और वो जोर जोर से महेंद्र सिंह के सामने हंसती रहती है। नहीं नहीं। क्यों? अब समझ में आया ना कि राजकुमारी मोहिनी क्या कर सकती है। सैनिकों, राजा महेंद्र सिंह को बंदी बनाया जाए। राजा महेंद्र सिंह को बंदी बना लिया जाता है। तब राजकुमारी महेंद्र सिंह के चेहरे पर कालिक पोत देती है और उनका उपहास करती है, जिससे महेंद्र सिंह के सम्मान को बहुत चोट पहुंचती है। पर वो तो अभी मजबूर थे। इस घटना के कुछ दिन बाद, कलावती, तेरे अद्भुत जादू ने तो करिश्मा कर दिया। हमारी इस विजय के बाद हर जगह हमारी ही चर्चा हो रही है। हाँ राजकुमारी, वो तो होनी ही है। अच्छा ठीक है, अब मेरी दूसरी इच्छा सुनो। मेरे राज्य में पिछले कुछ माह से किसी गुप्त समूह द्वारा निरंतर आक्रमण हो रहा है। मैं उस गुप्त समूह की पहचान करने हेतु संपूर्ण प्रयास कर रही हूँ, पर बार बार असफलता हाथ लग रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यदि कोई भी समूह हमारे राज्य को हानि पहुँचाने का प्रयास करे तो वो पत्थर में परिवर्तित हो जाए, ताकि मैं उसे रंगे हाथ पकड़ सकूं। ठीक है राजकुमारी, आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, परंतु आप बदले में क्या देंगी? बदले में मैं इस पत्थर को अपना ये प्रिय पशु देती हूँ। ठीक है। मोहिनी दुखी होते हुए अपने पालतू पशु यानी प्यारे खरगोश को कलावती को सौंप देती है, जिसके बाद मोहिनी जादू करती है और वो खरगोश वहां से गायब हो जाता है। जाइए राजकुमारी, आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। उन गुप्त समूह का खुलासा हो जाता है, क्योंकि वो सभी पत्थर में बदल चुके थे। इन लोगों का अंजाम तो यही होना था। गांव के सभी लोगों को लगता है कि ये सब तो सिर्फ मूर्तियां हैं, लेकिन राजकुमारी सच्चाई जानती थी। इसके कुछ दिन बाद राजकुमारी मोहिनी एक उत्सव में जाती है। वहाँ पर राजकुमारी मीरा की खूबसूरती के बहुत चर्चे हो रहे थे। सभी के मुख पर केवल राजकुमारी मीरा का जिक्र था। ये राजकुमारी अपनी सुंदरता को सौभाग्य का प्रतीक मानती है। हमारे अनुसार किसी स्त्री की सुंदरता उसकी शक्ति और वीरता में होती है। हाँ महारानी, वो तो है। भले ही राजकुमारी बाहर से शांत दिख रही थी, पर उसके मन में मीरा के लिए बहुत गुस्सा जागृत हो रहा था। वो अगले ही दिन सीधा कलावती के पास जाती है और उसे खुद को सुंदर बनाने के लिए बोलती है। राजकुमारी, आपका ये कार्य बड़ी आसानी से हो जाएगा, परंतु इसमें आपको एक बड़ा त्याग करना होगा। आपको अपने राज्य के 20 सुंदर स्त्रियों का बलिदान देना होगा। क्या? हाँ राजकुमारी, यदि आप ऐसा करेंगी तभी आपकी ये इच्छा पूर्ण होगी। राजकुमारी मोहिनी बहुत देर तक सोचती है कि आखिर वो ऐसा करे या नहीं, और तभी कुछ देर बाद वो ऐसा करने का निर्णय ले लेती है। अगली रात राजकुमारी अपने राज्य की 20 सुंदर स्त्रियों को झूठ बोलकर कलावती के पास ले आती है और उनका बलिदान कर देती है, जिसके बाद जादू से मोहिनी के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार का निखार आ जाता है। इसके कुछ दिन बाद ही राजकुमारी अब और भी सुंदर दिखने के लिए अपने राज्य की कई सुंदर स्त्रियों का बलिदान दे दी जाती है। इस तरह राज्य में स्त्रियों की संख्या कम पड़ जाती है। सेनापति, कुछ ही महीनों में हमारे राज्य की अनेक स्त्रियां अचानक गायब हो गई हैं। क्या इस संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त हुई? महाराज, अभी तक तो कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, परंतु मैं पता लगाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं। शीघ्र ही इसका पता चल जाएगा। सेनापति, शीघ्रता से जानकारी प्राप्त कीजिए। गायब हुई स्त्रियों के माता पिता अत्यंत चिंतित हैं। जी महाराज। राजा के आदेशानुसार सेनापति, मंत्री, सैनिक सारे लोग इस काम में जुट जाते हैं, लेकिन कोई भी कुछ पता नहीं लगा पा रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीतते जाते हैं और राजकुमारी मोहिनी 37 वर्ष की हो जाती है। अब
अब तक राजकुमारी अपने स्वार्थ के कारण अपने राज्य के कई क्षेत्रों का बलिदान कर चुकी थी, जिसके कारण राज्य के कई लोगों को अपने परिवार के सदस्यों को भी खोना पड़ा था। तभी एक दिन, जया, ये कौन है? दीदी, ये राजा कमल सिंह की छोटी भतीजी नीलम है। मोहिनी राजकुमारी नीलम को देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाती है। बहुत हुआ, अब हमें भी इस नीलम की तरह 18 वर्ष का होना है। मोहिनी कलावती के पास जाती है और उससे अपनी इच्छा जाहिर करती है। राजकुमारी, पिछली बार हम आपको बताना भूल गए थे कि आप इस पत्थर से और इच्छाएं नहीं मांग सकती। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें तो हमारी इच्छा पूरी करनी ही होगी। अच्छा ठीक है राजकुमारी, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ, शीघ्र करो। कलावती राजकुमारी के डर के कारण उपाय खोजने लगती है। राजकुमारी, आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, परंतु इसके बदले में आपको अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का बलिदान करना होगा और उस बलिदान से प्रसन्न होकर ही आपको ये वरदान मिल सकता है। परंतु आपके सबसे प्रिय तो आपके पिताजी हैं। क्या आप अपने पिताजी का बलिदान दे सकती हैं? क्या? हाँ, इसके अतिरिक्त कोई और तरीका नहीं है राजकुमारी। अब राजकुमारी इस सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो क्या करे। वो चिंता में वापस महल लौट आती है और रात भर सो नहीं पाती। वो इस बात को लेकर एक कमरे में बैठी हुई सोचती रहती है और तभी अचानक से राजकुमारी निर्णय लेती है कि वो जवान दिखने के लिए ये बलिदान देगी। तब राजकुमारी कलावती के पास जाती है। तुम पूजा की तैयारी करो, हम बलिदान देंगे। मोहिनी रात के समय जैसे तैसे करके राजा कलीन को कलावती के अड्डे तक ले आती है। ये अपने पिताजी को पिला दीजिए। हाँ, तभी अचानक से राजकुमारी वो प्याला लेकर जबरदस्ती कलावती को पिला देती है। मोहिनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। ये कहते हुए कलावती दर्द से तड़पते हुए मर जाती है। पिताश्री, हमने इसका खात्मा कर दिया। राजकुमारी मोहिनी बहुत चालाक थी। उसने चुपके से कलावती की जादुई कला सीख ली थी, इसलिए अब उसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वहीं राजकुमारी को उस जादुई पत्थर की लालसा थी, इसलिए उन्होंने जहर उल्टा उसे ही पिला दिया और राजा कलीन को बताया कि कलावती एक बुरी जादूगरनी है और उसे उसका खात्मा करना था। चलो पुत्री, यहाँ से चलते हैं अब। हाँ पिताश्री, आप आगे बढ़िए, मैं आती हूँ। राजा कलीन वहाँ से महल के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर महारानी सुरेखा और उनकी छोटी पुत्री जया कुछ सैनिकों के साथ आ जाती है। जया, सुरेखा, आप दोनों यहाँ पर सैनिकों के साथ? महाराज, आप ठीक हैं? हाँ, हम ठीक हैं। हमें क्या होगा? कुछ नहीं पिताजी, आप चलिए हमारे साथ। सभी लोग महल पहुँचते हैं। कलावती, तू मेरे पिताश्री की बलि चढ़ाने वाली थी, किंतु मैंने विचार किया कि यदि मैं तुझे ही बलि चढ़ा दूं, तो तब भी तो मेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी जया और रानी सुरेखा को एक गुप्तचर ने राजकुमारी मोहिनी के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसे ये दोनों मिलकर महाराज को बता रही थीं। लेकिन महाराज उन दोनों की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। वहीं ये दोनों माँ बेटी महाराज को बचाने के लिए ही गए हुए थे। महाराज, आप अभी हम पर विश्वास करें या ना करें, किंतु शीघ्र ही आपको सत्य का पता चल जाएगा। इसके कुछ दिन बाद राजकुमारी मोहिनी देखती है कि कलावती का बलिदान देने के बावजूद भी राजकुमारी 18 वर्ष की नहीं हो पाई है। अब क्या करूं? कुछ तो करना ही होगा। वहीं इतने दिनों से राजकुमारी मोहिनी जादू कर रही थी, लेकिन उसका जादू काम नहीं कर रहा था। तब वो समझ जाती है कि उसने कलावती को मारकर अच्छा नहीं किया। मैंने क्या सोचा और क्या हो गया? मोहिनी को अब नौजवान होने का भूत सवार हो जाता है और अब वो किसी भी हालत में 18 वर्ष की होना चाहती थी। मोहिनी उस पत्थर से पूछती है कि उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या करना होगा। तभी वहाँ पर आसपास लगे पेड़ के पत्तों से अपने आप आसमान पर लिख जाता है, बलिदान। ठीक है, तो मैं अपने पिताजी का बलिदान कर दूंगी।
उसी रात को रानी मोहिनी अपने पिता को महल के तहखाने में बने एक पुराने कमरे में बुलाती है और चालाकी से उनके चेहरे में धूल छिड़क देती है, जिसके बाद महाराज बेहोश हो जाते हैं और रानी मोहिनी अपने पिता का भी बलिदान कर देती है। वहीं इस बार उसका जादू काम कर जाता है और वो 18 वर्ष की जवान हो जाती है। आखिरकार हो ही गया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मुझे अब अपनी माँ और बहन को भी कुछ करना होगा। वहीं दूसरी ओर अगली सुबह महाराज के न मिलने पर महारानी बहुत परेशान हो जाती हैं। जया बेटी, अब हम क्या करें? चिंता मत करिए माँ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा अब कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ करना होगा। ये सब जरूर मोहिनी ने ही किया है। मोहिनी उन दोनों के कक्ष में ही आ रही थी, इस कारण मोहिनी उन दोनों के सारे वार्तालाप को सुन लेती है। तो यहाँ पर मुझे बर्बाद करने की योजना चल रही है, परंतु हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब राजकुमारी मोहिनी चिंता में पड़ जाती है और वो इस बात का हल सोचने लगती है। और तभी मैं अपने राज्य के सभी लोगों को यहाँ से गायब कर दूंगी और नए लोगों को यहाँ लाऊंगी जो मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे तथा कभी भी मुझ पर उंगली नहीं उठाएंगे। अब राजकुमारी मोहिनी बिना किसी की परवाह किए ऐसा पागलपन करने का सोच रही थी। वहीं दूसरी ओर उन्हें ये सब जल्दी करना था, क्योंकि रानी सुरेखा राजकुमारी मोहिनी के खिलाफ विद्रोह करने वाली थी। इसके अगले ही दिन जब जया और रानी सुरेखा मोहिनी के कमरे में जाती हैं, माँ वो यहाँ नहीं है। दूसरी ओर राजकुमारी मोहिनी एक गुफा के अंदर अपनी विद्या में लग जाती है। वो इस बार अपने पूरे राज्य का बलिदान देने वाली थी और मांगने वाली थी एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सिर्फ उसकी सुनने वाले लोग हों। इच्छा पूरी करो, इच्छा पूरी करो। वहीं दूसरी ओर, माँ वो देखो, उस गुफा से धुआं निकल रहा है। सेनापति, जल्दी उस गुफा के अंदर जाकर देखिए। जी महारानी। सेनापति चुपचाप उस गुफा के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि राजकुमारी मोहिनी हवन कर रही है। वो जल्दी से महारानी के पास आते हैं। महारानी, आपका शक सही निकला, राजकुमारी यहीं पर है। ऐसे मत जाना, हमें चालाकी से काम लेना होगा। हाँ मैं जाती हूँ माँ, मैं दीदी का ध्यान भटकाती हूँ। जया मोहिनी के पास जाती है। दीदी आप ये क्या कर रही हैं? आपने अपने लालच और घमंड के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब तो आप रुक जाइए। और पिताजी, वो तो आपसे कितना प्रेम करते थे, आप पर जान छिड़कते थे, आपने उनका भी बलिदान कर दिया। चुप हो जा। दीदी हम सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु आपने हम सबको गलत समझा। दीदी अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए, परंतु ऐसा मत करिए। मोहिनी जया की बातें सुनने लगती है और तभी अचानक पीछे से सेनापति और कुछ सैनिक आ जाते हैं जो मोहिनी को बांधने की कोशिश करते हैं, पर मोहिनी अब बहुत ताकतवर हो चुकी थी, उसे बांधना इतना आसान नहीं था। चालाकी, राजकुमारी मोहिनी से चालाकी। मोहिनी क्षण भर में ही सारे सैनिकों को हरा देती है। सेनापति अब तुम्हारी बारी है, हमने तो सोचा था कि तुम हमारे प्रति वफादार हो। मोहिनी सेनापति पर कई बार हमले करती है और थोड़ी देर बाद उसे मृत्यु के घाट उतार देती है। बेटा रुक जा, मैं तेरी माँ हूँ, तू ऐसा कैसे कर सकती है? आपने तो हमेशा मुझे नजरअंदाज किया, हमेशा मेरी गलतियों को ही उजागर किया। कैसी माता हैं आप, हाँ? और वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है, हम निर्णय ले चुके हैं, अब तुम सबको अपना बलिदान देना होगा। राजकुमारी मोहिनी राजकुमारी जया और रानी सुरेखा को बांध देती है और उसके बाद अपनी विद्या जारी रखती है। देखते ही देखते जया का शरीर धीरे धीरे हवा में गायब होने लगता है। ये देखकर सुरेखा बहुत डर जाती है। नहीं नहीं बेटा मोहिनी, रुक जा, ऐसा मत कर बेटा। तभी वहाँ पर कलावती की आत्मा आती है और वो मोहिनी को उसी हवन की आग में धक्का दे देती है। मोहिनी को उसके किए का दंड मिल चुका है, अब तुम सब आजाद हो। अब सब कुछ ठीक हो गया था। बेटी